ईश्वर से कामना करते हैं। और आज के हमारे योगाचार्य जी के लिए बहुत अभिनंदन और जोरदार तालियां सदन की तरफ से। बहुत सुंदर उन्होंने क्लास ली, बहुत ऊर्जा से भरी उनकी क्लास रहती है। बढ़िया बताते हैं, सिखाते भी हैं और कराते भी हैं सारे आसन, योग, प्राणायाम। इसीलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार करते हैं। और मैं अगला सत्र आदरणीय शरद भैया से निवेदन करती हूँ। जी, आज की योगशाला बहुत अच्छी रही और आज मीना साहब ने बहुत अच्छा हनुमान चालीसा पढ़ा, तो उन्हें बहुत प्रणाम। और आज फिर 4 वर्ष पूर्ण हो गए हैं। कल अपनी चर्चा चल रही थी कि कैसे अपन लोग जैविक की खेती में बढ़ रहे हैं और इसी विषय में आज चर्चा होगी। तो सबसे पहले मैं आज अशोक भैया को बुलाता हूं कि उनको क्या दिक्कतें जा रही हैं और वो क्यों इतने सालों में जैविक पकड़ने में उन्हें क्या क्या परेशानियां जा रही हैं वो बतावें और अब वो कैसे पकड़ रहे हैं। तो मैं आदरणीय अशोक भैया को सादर आमंत्रित करता हूं कि अशोक भैया। अशोक भैया लेफ्ट हुए या दिखाई नहीं दे रहे? अब भी हाल तो थे, वो लेफ्ट हो गए क्या? चलिए कोई बात नहीं। कल मीना साहब की कुछ बात रह गई थी, तो सबसे पहले मीना साहब को बुला लेते हैं। मीना साहब, आप कल कुछ शेष रह गया था आपका, तो नारायण मीना साहब को हम सादर आमंत्रित करते हैं कि वो जी ओम जी सदन को प्रणाम। बहुत ही अच्छा, वैसे कल चर्चाएं पूरी हो गई थी अपनी उसमें। कल कुछ लोग रह गए थे अपने, इसलिए अपन उनको लेना जी हाँ, कुछ लोग रह गए थे उसमें, बाकी रह गए थे, मैंने कल बोल दिया था उसमें। जैसे हम ये प्राकृतिक खेती जो अपन कर रहे हैं इसमें, उसमें परेशानी ये जाती है कि अपन जो उत्पाद बनाते हैं और कई लोग जो बना रहे हैं उत्पाद, उनका तरीका भी सही नहीं है बनाने का। कई यहाँ पर भी हैं, मैंने बताया कई लोगों को यहाँ आए थे, उनको सही उत्पाद गौ कृपा अमृत और ये जीवामृत और जीवामृत उनको सही तरीके से बनाना भी नहीं आता। तो इसके लिए इसका प्रशिक्षण होना भी बहुत जरूरी है केवी के द्वारा। केवी के द्वारा इसका प्रशिक्षण भी देना चाहिए। और पहले बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता था केवी के द्वारा, आज से 2 साल पहले काफी सहयोग करते थे, मगर उतना सहयोग केवी से अब नहीं मिल रहा खेती करने वालों। मैं देख रहा हूँ 2 वर्ष से ये उनसे अब जब चर्चा करते हैं कोई परेशानी उनसे बोलते हैं, जब भी वो यहाँ आते हैं। पहले उनका साल में 4-5 पूरे क्षेत्र में, पूरे जिले में लगता था, वो अब नहीं लगा पा रहे हैं। वो क्या कारण है उनका, क्या नहीं है, जबकि उनकी वो जवाबदारी बनती है कि इसलिए केवी के बनाया गया है कि किसानों को नुकसान करें, उनको जोड़ें, प्राकृतिक खेती से उनको जोड़ना चाहिए। तो जितने अधिक जोड़ेंगे उतना ही फायदा उनको भी जाएगा और सरकार को भी जाएगा और किसानों को भी जाएगा। किसान जो मेहनत करते हैं उसका पूरा रिस्पॉन्स उनको मिलेगा, तो सही तरीके से वो प्राकृतिक खेती कर सकेंगे, तो सही तरीके से एग्जाम दे। ये उसमें विचार थे। और प्राकृतिक खेती में क्या है कि कुछ जैविक उत्पाद जो बाजार में मिल रहे हैं, बाजार में जैविक उत्पाद जो मिल रहे हैं उनको भी किसान डाल रहे हैं। कई किसान वो जैविक उत्पाद डालकर भी प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, पर मैं उसको प्राकृतिक खेती में उसको नहीं मानता हूँ, क्योंकि उसमें कई केमिकल भी मिले हुए होते हैं बाजार के उत्पादों में। जैसे जाइम है, ह्यूमिक एसिड है, या जो भी उत्पाद है बाजार के, उसमें अपन पूरा नेचुरल नहीं मान सकते उनको, जो सीविड है समुद्री सार से पूरा बना हुआ है या कुछ भी है। हाँ, इसमें अपन अपन चौहान जी के पास गए थे अपन, संतोष जी, जो उनके उत्पाद जो बन रहे हैं अपने, टाइकोडर्मा है, बेवेरिया है, मेडराइजम है, ये जो हाँ जो बन रहे हैं लैब में, वो नेचुरल अपन उनको मान सकते हैं, वो पेवर नेचुरल है।
और उनको अपन डालते हैं तो वो अपन मान सकते हैं वो प्राकृतिक है और पूरे वही है। तो नवधान आटे की सैलरी जो अपन डालते हैं वो तो बहुत ही लाजवाब है। मैंने पहली बार प्रयोग किया है। संतोष सर की ये देन है अरेंडा की कि उन्होंने नवधान सैलरी बनाना जो बताया हमारे लिए, बहुत ही अच्छी वो विधि है उनकी, वो उससे काफी फायदा है। मैंने इस बार भी डाला था कि उसमें रासायनिक में मैंने वो सैलरी डाली है और प्राकृतिक में भी डाली है, और दोनों में उसके अच्छे रिजल्ट आए और अच्छे फायदे हैं, उनको डालना चाहिए। तो ये मैं कहना चाहता था कि इसमें केवीके की भूमिका मुख्य होना चाहिए। वो नहीं दे रहा है इस तरफ ध्यान बराबर। जी जी, बहुत अच्छा। और केवीके को इस तरफ मार्गदर्शन के लिए अपन लोग पत्र लिखेंगे और उनसे संपर्क करेंगे। जी, बहुत अच्छा। अब मैं सिंघोरिया जी को बुलाता हूँ, वो काफी जैविक में दक्ष रखते हैं और अपनी खेती में काफी सिंघोरिया जी काफी आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं आदरणीय सिंघोरिया जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। सदन को सादर नमन। जी, प्रणाम। अभी वर्तमान स्थिति में मैंने मात्र जो है 1 एकड़ में धान लगाया हुआ है, क्योंकि इस समय जो नारायण है भैया, आप म्यूट कर लेना आपका मोड। क्योंकि बारिश में दिक्कत होती है उसको मेंटेन करने में, तो इसलिए मैंने मात्र 1 एकड़ में ही लगाया है और उसको अभी निंदाई भी चालू करवा दी है धीरे धीरे। और उसमें मैंने जो है अभी उस टाइम पे जो है सैलरी भी डाली थी, और अभी प्लान कर रहा हूँ शायद एक आध हफ्ते बाद फिर सेकंड डोज भी सैलरी का दूंगा। और ट्राइकोडर्मा का तो यूज किया था मैंने उसमें, उसी समय अपना जो है मचाई के टाइम पे ही उसकी ग्रोथ बढ़िया है, मतलब नॉर्मल कह सकते हैं उसको, केमिकल से जितना तो नहीं है लेकिन उसी चीज तक पहुंच चुकी है, मतलब 80% तो है जो केमिकल वालों की अपेक्षा। और उत्पादन भी, क्योंकि पिछले वर्ष का उत्पादन उसमें करीब 14 कुंटल का था, 13-14 के आसपास ही था 1 एकड़ का। तो इस बार भी उत्पादन इतना मिलने की उम्मीद लग रही है। और बाकी जो है इस वर्ष मेरा मूड कि जो 10-12 एकड़ का रकबा जो जिसमें मैं केमिकल करता हूँ, उसमें इस वर्ष जो है एकदम से जो है डोज उसको 50% डोज देके, और यूरिया तो उसमें बिल्कुल उपयोग नहीं करना, मात्र जो है डीएपी का लगभग जो है उसकी जो है डोज जो है 50% कर देंगे इस बार। और उसमें जो है आदान जो भी अपने प्राकृतिक खेती जैविक खेती की जो भी आदान है वो उसमें पूर्ण रूप से अप्लाई करेंगे उसमें केमिकल वाले में। और नेक्स्ट ईयर से उसको बिल्कुल जीरो केमिकल का पे लेके जाएंगे उसको। उत्पादन जो भी हो अब उसके लिए अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब धीरे धीरे कम कर नहीं सकते, एक बार में कम कर दो उसकी ये वाले अपनी जो है प्राकृतिक आदान उसमें डाल दें तो उत्पादन शायद बढ़ जाएगा। बस इतना ही मेरा कहना है। जी, बहुत अच्छा सिंगोरिया जी, आपने शुरुआत करी है जैविक की और ऐसे ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेंगे। मुझे अशोक भैया दिखे थे, आदरणीय अशोक भैया अगर हो तो, और अगर किसी को जल्दी जाना हो तो वो भी हैंड रेस करे। तो आदरणीय अशोक भैया। जी जी, अभी अभी आया हूँ आज मैं। भूमिका क्या है बताओ तो जरा, क्या है? आज जैविक के विषय में बताना है कि आपको क्या कठिनाई जा रही है, आप क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं, या जुड़े हैं मतलब क्या लाभ हो रहा है आपको। तो वो सारी चीजें जो पॉजिटिव नेगेटिव सब रखो आप, ये खुला मंच है। जी 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 जी, ओम। बहुत अच्छा बोलने का मौका दिया आपने। मैं 2014 से खेत में जैविक खेती प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। गाय के गोबर गौमूत्र जो पालेकर जी की खेती है उससे कर रहे हैं। कुछ साल तो फसल इसमें, जैसे मूंग की फसल बोई थी हमने, मूंग की फसल नहीं हुई उसमें।
लेकिन एक चीज है कि अपने को मेन चीज इस पे ध्यान देना है, अपने को जो भी जैविक, क्योंकि मेरे को जो अनुभव धीरे धीरे हर चीज का अनुभव आ गया आदमी को, परिस्थितियां देश काल और परिस्थिति के अनुसार होता जाता है। तो अपने को फसल बचाना चाहिए मेन चीज तो। और हम क्या है, ज्यादा कि नहीं उसमें कुछ भी ऐसी कोई भी दवाई नहीं डालना है। तो उसमें हमने एक आध साल तो हमारी पूरी फसल ही खराब हो गई थी, मूंग की पूरी फसल नष्ट हो गई थी उसके भीतर। फिर धीरे धीरे ये सब रसायन डाल के अब मूंग की फसल और चना पैदा होना चालू हो गया उसमें। क्योंकि बहुत लंबा सफर है, लेकिन अभी भी उतनी फसल व्यवस्थित नहीं हो रही है जितनी होना चाहिए। उसका कारण हमने ढूंढा। तो अभी ताराचंद बेल जी आए थे हमारे यहाँ। तो उस मिट्टी का उन्होंने देखा, तो वो बोल रहे थे कि मिट्टी में ही कमी है कुछ ना कुछ। तो उसका मेन कारण ये है कि जो अपन घूड़े का जो गोबर डालते हैं, क्योंकि गोबर से पटा हुआ खेत है, बहुत ज्यादा गोबर है हमारे यहाँ। तो उसके कारण उस खेत में गोबर के कारण बहुत से फंगस वगैरह ये वो जो है, वो उससे दिक्कत आ रही है उसमें। तो उन्होंने मिट्टी सुधार करने के लिए कुछ बबूत अबूत का ये कुछ बताया है। अभी पूरा पूरा तो बताया नहीं है, थोड़ा थोड़ा बताया, अभी पूरी चीज हमको समझ में नहीं आई है अभी। और अब उसको हम पूर्ण रूप से करेंगे। और इसमें जो मेन चीज ये की है कि जैविक खेती में मार्केट की दिक्कत आती है। अगर अपन लार्ज स्केल पे अगर करते हैं थोड़ा बहुत, अगर आपको मार्केट की दिक्कत जब नहीं आएगी, जब आप खुद मान लो उसको बेचने अगर आप जाते हो, तो फिर आप उसको बेच सकते हो। और अगर आपको गांव गांव आप नहीं जाते हैं बेचने, तो फिर उसमें मार्केट की दिक्कत आती है। क्योंकि लोगों में जागरूकता नहीं है। क्या मालूम, समझ नहीं है, जागरूकता नहीं है, क्या है वो चीज ही समझ में नहीं आती कि क्या है। लोग अमृत खाना नहीं चाहते हैं, वो जहर पे ही है। उनको समझाए तो नहीं समझे, लेकिन वक्त समझा देगा। ऐसे लोगों को आगे जो आ रहा है जो समय, वो समझा देगा कि कैसा क्या है इसमें करना चाहिए। तो जैविक में सबसे बड़ी जो समस्या है, अब इसमें मेरे उसमें चना पैदा होने लग गया, मूंग पैदा होने लग गया उस खेत में। लेकिन अभी गेहूं में अभी भी दिक्कत है। पहले 5-6 कुंटल गेहूं होता था, अब 10-12 कुंटल पे हम उस खेत में आए हैं। क्योंकि नाइट्रोजन की बड़ी दिक्कत है। नाइट्रोजन की मैंने बहुत से उसमें प्रयोग किए, लेकिन नाइट्रोजन की पूर्ति उसमें व्यवस्थित नहीं हो पा रही है। वो एक बहुत बड़ी समस्या है इसमें। हर आदमी को ताराचंद बेल जी के अनुसार उनकी जो बातों पे मेरे को ध्यान रखा, मिट्टी मिट्टी ही मेन चीज है। कोई भी खेत हुआ उसकी मिट्टी में आपको सुधार करना पड़ता है। मिट्टी का सही आपको अगर आप करते हो, तो उसमें जैविक आप व्यवस्थित रूप से कर पाते हो। और अपने जो देश में, प्रदेश में या जिले में, मेरे को तो इतने साल हो गए, मैं बहुत सी जगह गया हूँ, लेकिन जैविक के नाम पे ढोंग बहुत हो रहा है। जैविक फील्ड पे नहीं हो रहा है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन कर दिया कि जैविक पर रजिस्ट्रेशन कर दो एकदम से। प्राकृतिक खेती, उन लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन करने से क्या होता है, एक बटन दबाई रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन फील्ड पे आपको जैव अमृत, घन अमृत, बीजामृत, दसपर्णियंग पत्ते के ये सब बनाने में बड़ी कठिनाई होती है। क्योंकि आप 10 प्रकार के पत्ते तोड़ के लाके तो देखो, उसको तोड़ोगे दिन भर करोगे। तो बहुत जैविक खेती एक बहुत, अभी मेरे हिसाब से तो बहुत कठिन खेती है। अपने देश में बताते हैं कि सन 1969 में स्वामीनाथन ने ये हरित क्रांति अपने देश में लेके आए थे। तो उस समय देश की बहुत बुरी हालत थी। ये हालत थी कि देश भूखा मर रहा था, अकाल पड़ते थे उस टाइम, अकाल में ही मर जाते थे बहुत से लोग। आधी जनता तो भूख से मर जाती थी। तब इस देश को सबसे बड़ी समस्या ये थी कि इस देश को भूख से कैसे बचाया जाए। तो हमारे देश के विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री दूसरे देश में भोजन के लिए जाते थे, तो वहां से अगर मान लो बोल देते थे हाँ तुमको गेहूं या निर्यात किया जाएगा, मतलब आयात किया जाएगा, वहां वहां से अपने यहाँ देश में आएगा, तो बहुत बड़ी समस्या होती थी। बहुत से देश तो मना कर देते थे। लेकिन देश को बचाना बहुत जरूरी था। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री ने हमको नारा दिया था, जय जवान जय किसान। और एक टाइम उपवास करो, क्योंकि हालत ये हो गई थी, एक टाइम अगर उपवास करोगे तो थोड़ा थोड़ा भोजन बच जाएगा। तो उपवास का उन्होंने इसलिए नारा दिया था। हरित क्रांति आई। हरित क्रांति में हमारे देश के जो नेताओं थे, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा
किया एग्रीकल्चर के लिए, और बहुत जोरदार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, पूरे देश में रिसर्च सेंटर बनाए। इसके बाद में नए नए यंत्र बनाए, क्योंकि बक्खर से काम चलता था, तो बक्खर में जंगल बहुत थे, तो बक्खर से काम नहीं होता, तो फिर ट्रैक्टर बनाए। ट्रैक्टर ने फिर जमीन को बखरना चालू किया, जो जंगल थे उनको तोड़ना चालू किया, उसको भूमि को उपजाऊ बनाया। तो पहले बक्खर से होती थी, तो पहले की बात अलग थी, लेकिन अब उत्पादन भी बहुत बढ़ रहा है। देश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाई, विभिन्न प्रकार के उन्होंने वो बनाए, और देश में हरित क्रांति का आगाज हुआ। हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, और अपना देश आज इस समय आत्मनिर्भर है खाने पीने में। तो ये अगर नहीं करते तो ये देश की हालत, अपन इतने सक्षम नहीं बनते, क्योंकि पहले जीडीपी जो अपना एग्रीकल्चर ग्रोथ था, पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वो खेती से ही संबंधित थी। अब अपना देश धीरे धीरे उद्योग धंधे और विभिन्न प्रकार के सेक्टरों में आगे बढ़ा, लेकिन इस देश को आगे बढ़ाने में खेती का बहुत बड़ा योगदान है। और हमारे देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री है, नेहरू जी, इंदिरा जी, और जो देश के आगे जो मनमोहन सिंह, और जो भी लाल बहादुर शास्त्री, जो ये देश के जो हमारे देश के नेतृत्व करता रहे, उनका इस देश को आगे बढ़ाने में, खेती को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान है। हम इसको नकार नहीं सकते। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आप पूछा जा सकते हो दिल्ली में। पूसा इंस्टीट्यूट इतना भयंकर भी दिल्ली में उन्होंने बनाया है कि उसकी अपन कल्पना भी नहीं कर सकते एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए। उसी इंस्टीट्यूट की बदौलत ही पंजाब हरियाणा जो वहां से लगे हुए राज्य थे, उन्होंने बहुत ज्यादा प्रगति की और बहुत ज्यादा उत्पादन प्राप्त किया। उत्पादन प्राप्त करने के बाद में देश में अन्न के भंडार भर दिए उनने। भंडार भरने के बाद में फिर हुआ कि अब देश में होगी ज्यादा पैदा, अब उसमें क्या करें, अब फिर उससे धीरे धीरे क्या है कि ये पेस्टिसाइड वगैरह इनका उपयोग भी बहुत ज्यादा धरती में होने लगा। धीरे धीरे धरती खराब होने लगी, और उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि उन्हीं पेस्टिसाइड का जो एक सीमित मात्रा में आदमी को यूज करना चाहिए, वो सीमित मात्रा में यूज ना करके, क्योंकि अंधी दौड़ धन के प्रति सब आदमी की हो गई, तो वो जो पेस्टिसाइड का यूज है असीमित मात्रा में हो गया। क्योंकि जो दवाई कंपनियां हैं, ये दवाई की जो दुकानें रहती है, तो वो विभिन्न प्रकार का प्रलोभन देते हैं दुकानदार को, आप इतनी चीज बेच दोगे तो आपको विदेश घुमाने ले जाएंगे, ऐसा ले जाएंगे, वैसा ले जाएंगे। तो उसमें क्या हुआ कि अंधी दौड़ हो गई, और ज्यादा उसका यूज करने लगे, तो उस ज्यादा के यूज करने से बीमारियां पैदा हुई, कैंसर और विभिन्न प्रकार की बीमारी उससे, खाने पीने की चीजों में जब ज्यादा जहर डलने लग गया, तो उसका अब विकल्प आया। अब अपने को जमीन भी सुधारना है, और अपने को फसल भी ठीक से पैदा करना, और उसमें आपको ऐसी चीजें डालना जिससे कि मानव स्वास्थ्य के लिए उसकी हानिकारक नहीं हो। तो मेरा मतलब तो यही है, जैसे पहले गौ माता से भी विभिन्न प्रकार की खेती होती थी। गौ माता क्योंकि जानवर थे, तो जानवर ही खेती का आधार थे, क्योंकि बैल बक्कर से खेती होती थी। अब उनका यूज खत्म हो गया, इसलिए गौ माता आज रोड रोड पे भटक रही, क्योंकि गौ माता का कोई यूज ही नहीं बता। गौ माता सिर्फ आज एक राजनीति का कारण बन चुकी है, तो उससे दिक्कत आ रही है। तो अपने को खेती में उन चीजों का ऐसा उपयोग करना चाहिए जिससे कि जमीन पे कोई गलत असर नहीं हो, और पेड़ पौधों पे भी कोई गलत असर नहीं हो। सीमित मात्रा में यूज करके आप अगर पैदा करते हो, तो वो मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है। लेकिन अभी इन्हीं चीजों की अभी मार्केटिंग की भी थोड़ी दिक्कत है। मार्केटिंग की दिक्कत ये है कि आदमी व्यवस्थित जगह पे जो जो जैविक पूर्ण रूप से कर रहा है, वो आदमी के पास पहुंच नहीं पा रहा है, और जो नहीं कर रहे हैं वो गलत चीज उसके पास पहुंच रही है, और वो संतुष्ट है, क्योंकि इसकी बहुत सारी प्रक्रिया है। प्रक्रिया से एक सामान्य किसान गुजरने में उसको दिक्कत होती है। मेरा यही उद्बोधन है। जी ओम। धन्यवाद आप सभी को बोलने के लिए मौका दिया। बहुत से लोगों ने हैंड रेज किया, उनको मौका दिया जाता है। जी बहुत बहुत अच्छा अशोक भैया, बहुत आप सटीक जानकारियां रखते हैं। अब मैं कल राकेश गौर जी छूट गए थे, उसके बाद फिर दादू को लेता हूँ। राकेश गौर जी। जी धन्यवाद भाई। सदन में बहुत बहुत सभी को नमन। मैं राकेश गौर, गांव धर्मकुंडी और तहसील सीनीवाला, जिला नर्मदापुरम, मध्य प्रदेश से एक कृषक हूं। और मैं आज वर्तमान में 5.5 एकड़ में जैविक खेती कर रहा हूँ, जिसमें कि सब्जी, फल और अनाज, इन सभी चीज पे थोड़ा बहुत कुछ मसाले भी हैं 2-4 प्रकार के।
तो ये इन पे मैं काम कर रहा हूँ और ये 2017 से लगभग मतलब रकबा धीरे-धीरे करके बढ़ाते गए। मतलब 2017 से मैंने चालू किया था काम और वो रकबा 19-20 तक मतलब 5.5 एकड़ करीब हो गया। और इसमें सबसे पहले जब खेती का मन में आया तो मेरा एक घर पे जो सभी के घर गाँव में पहले जैसे कि घर होता था, घर के बाद में खलिहान होता था और खलिहान के अलावा भी एक बाड़े की प्रथा थी पहले। हर घर में एक छोटा-सा बाड़ा रहता था, जिसको किचन गार्डन आज के उसमें शब्दों में बोलते हैं। तो वो बाड़े में हम शुरू से ही देखते थे कि जो गोबर की खाद रहती थी वो वहीं डलती भी थी उसी जगह पे इकट्ठा करके, और बाकी उसमें सब्जियां वगैरह का काम 12 महीने उसी में मतलब सब्जियां लगती थी। ये हमने अपने घर पे देखा था, मतलब बुजुर्गों के द्वारा, दादी और माताजी जो उसमें करती थी। उसमें बस ऐसे ही करते थे कि 4 बड़े भट्टे के लगा दिए, 4 मिर्च के लगा दिए, और गोभी तो उस समय थी नहीं, ये क्या बोलते गिलकी और लौकी, बल्लर, इस टाइप से ये सब्जियों का उसमें सारी चीज़ों का समावेश रहता था। और 12 महीने उसमें पानी आने की व्यवस्था भी नहीं रहती थी। बाल्टी ऐसे कुएं से खींच के ले जाकर डाल लेते थे, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन। और खाद की तो कुछ देने की जरूरत पड़ती नहीं थी, क्योंकि मिट्टी ऐसी हो जाती थी कि कुछ उसमें बखरनी वगैरह होती नहीं थी, और बैक्टीरिया उसमें बहुत पर्याप्त रहते थे। मतलब ऐसा समझ में आया कि जहाँ बखरनी नहीं होती वहाँ बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होते रहते हैं। आज भी ऐसा अपन ने देखा है। तो वहाँ कोई बखरनी वगैरह होती नहीं थी, मतलब वो तो बस फावड़े से सफाई कर करके कचरे की, और उसको खुदाई गैती से करके थोड़ा बहुत मतलब बीज डालने के लिए, इस प्रकार से पद्धति अपने मतलब आंखों से बचपन से देखते चले आ रहे थे। तो वहाँ सब्जियां की व्यवस्था जो थी घर की, काफी कुछ मतलब बाजार से लेने की जरूरत कम पड़ती थी पहले भी थोड़ा बहुत लेते थे जो चीज नहीं होती थी घर में, मगर फिर भी 12 महीने कुछ ना कुछ निकलते रहता था। और पद्धति यही थी कि बाल्टी से पानी डालना, हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन जो भी समय के हिसाब से, और राख का भड़काव करना, मतलब कीड़ों की सुरक्षा से देखा जाए तो मतलब एक राख का भड़काव वो हमने देखा मतलब आंखों से। तो वो मेरे दिमाग में बात बैठी थी बहुत दिनों से। तो उस पैटर्न पे मैंने फिर यहाँ एक प्लाट हमारा फिर गांव से अलग था 1 एकड़ का, तो वो सर यहाँ कुछ नहीं खलियानी था, और थोड़ा बहुत बरसिम बरसिम का काम करते थे, और मवेशी और अपना क्या बोलते ये वाहनों का रख रखाव था। तो यहाँ फिर मैंने उसको एक प्लाट व्यवस्थित बनाया पूरा, और बेड बनाकर के उस पर अपनी नई पद्धति से थोड़ा सा उसमें जो देखा सुना बाहर आजकल यूट्यूब पे देख रहा था, उस हिसाब से फिर 17 से मैंने एक आधा एकड़ में सब्जियों का काम चालू किया। तो उसमें सब्जियों में वही सब सब्जियां को मैंने मतलब लगाया। उस समय तो इतनी व्यवस्थित नहीं लगाते थे, जो फिर भी काफी अच्छे से लगाने लगे, मगर पहले फिर भी मतलब स्टार्ट की थी कि आधा एकड़ का प्लाट हमने बना के उसमें सब्जियां थोड़ी थोड़ी लगाना चालू करा सब प्रकार की। तो वो तब से लगाना चालू किया, और उसके बाद में हमको ग्राम सेवा समिति निटाया को कहीं पता चला कि ये भी करते हैं सब्जी का काम, क्योंकि उस समय मैंने थोड़ा सा बगीचा भी तैयार कर लिया था खेत पे, अनार का और एक मुंगना का, तो ये लगाया था। तो इनको पता चला तो इन्होंने मेरे को बुलाया कि हाँ इटारसी में मार्केट की व्यवस्था कर रहे हैं, तो आप आओ, कुछ ना कुछ जो भी हो आपके पास लेके आओ। तो हम किसान और इनको अपना कस्टमर को आमने सामने मिलवा रहे हैं, उनको समझा रहे हैं एक दूसरे को, भैया आप ये खाओ, और किसान से बोलना आप ऐसे ग्राहकों को लागत दो एक जगह 1 दिन हफ्ते में। पहले तो उस समय तो महीने में 1 बार था, और अब तो हमने हफ्ते में कर दिया। तो ऐसे करके मार्केट की व्यवस्था भी हमको मिलती गई, और धीरे धीरे करके हम प्लाट को बढ़ाते गए जरूरत के हिसाब से। जो जरूरत समझ में आती है उस हिसाब से हम बढ़ाते गए। जरूरत में अब हम समझ में आने लगी कि सब्जी भी चाहिए, अनाज भी चाहिए, फल भी चाहिए, और मसाले भी चाहिए। तो ये सब चीजें धीरे धीरे करके मतलब एक प्रकार की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके सभी कुछ मिलते जाए, और 12 महीने कहीं जाने पड़े, बाहर जाना नहीं पड़े। तो अब धीरे धीरे करके सब चीजें, अब जैसे तेल भी आ गया है, सब चीजें जो आ रही हैं, शक्कर भी, गुड़ भी, मतलब सारे जो खेती करने वाले कृषक हैं उनको सबको बुला बुला के सब चीजें एक जगह इकट्ठी करके ऐसा प्रयास निरंतर चालू है 2019 से।
अभी तक मतलब एक हफ्ते में एक दिन हम मार्केट करते हैं इटारसी में, और उस दिन अपना सामान जो भी उपलब्ध होता है हमारे पास वो ले जाकर रखते हैं, और वहाँ व्यवस्थित ढंग से समय के हिसाब से सब लोग आते हैं और ले जाते हैं। इस प्रकार से हम जैविक खेती में काम कर रहे हैं, और हमें अच्छा मतलब अपने एक जो खेती करते हैं तो आनंद जो आना चाहिए, और वो हमें आनंद आ रहा है और मिल रहा है। मतलब किसान को दृष्टि से अगर देखा जाए तो जैविक खेती करने में जो आनंद है वो केमिकल वाली खेती में करने में आनंद नहीं है। उसके परिणाम अभी देखने को ऐसे मिल रहे हैं मुझे कि अभी वर्तमान में धान की खेती है, तो धान में मतलब अभी अपना कोई स्प्रे नहीं डाला अपन ने, ना तो कोई फंगीसाइड डाला, ना कोई रस चूसक का डाला, ना कुछ डाला, सिर्फ ये बैक्टीरिया डाल दिए अपन ने एक बार, तो उससे से अपनी फसल इतनी स्वस्थ है कि खूब अच्छी जड़ें का विकास भी हो रहा, पूरी बाइट रूट जड़ें दिख रही हैं। इसके अलावा अपने को पत्तियों पे कोई मतलब जो बीमारी आती हैं, झुलसा या जो भी आती हैं उसमें नोक सूख जाना या पत्ते में पाउडर मिल्टी टाइप के बहुत सारी बीमारी दूसरी रसायन वाले में देखने को मिल रहा है। इस समय हम देखते हैं हमारे बाजू के प्लाटों में तो बहुत सारी चीजें देखने को मिल रही, पत्तियां नीचे से ही सूखी मिल रही हैं, और नोक पे सूखना सामने आ रहा है, या कहीं कहीं टाँके में किसी के खेत में देखने में आ रहा है कि वो टाँके के टाँके मतलब पूरा दिख रहा है कि यार पत्तियां पूरी खराब हो रही, बीमारी है इसमें। तो ये सब चीजें हम अब लगता कि नहीं यार ये प्राकृतिक खेती बहुत बड़ी खेती है, और इसमें का तो कोई मतलब वही नहीं, जितना नए नए प्रयोग, नए नए सीखने को, नई नई चीजें रोज मिलती हैं। मतलब खेत में अपन खड़े होते तो नई नई चीज सीखने को मिलती हैं। इस प्रकार से ये खेती चल रही है, और बढ़िया आनंद के साथ में कर रहे हैं हम, और समय दे रहे हैं, और अपना मार्केट भी तैयार धीरे धीरे होते जा रहे हैं, हमारे ग्राहक भी बनते जा रहे हैं। आज इटारसी में भी हैं, होशंगाबाद में भी हैं, भोपाल में भी हैं, जबलपुर में भी हैं, कुछ इंदौर में भी हैं, और कुछ सीनी मालवा भी हैं। ऐसे सारे शहरों में मतलब सप्लाई हमारी हो जाती है, और हम 5.5 एकड़ का पूरा आज जो भी हमारा निकलता है उत्पादन वो सारा बिक जाता है, कहीं उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आती हमें। जी ओम, धन्यवाद। बहुत अच्छा आदरणीय राकेश डॉक्टर आप गौर जी, और बहुत बढ़िया आपने जानकारियां दी। पर आप, जब हमने सुना है कि आप इटारसी में जब माल लाते हैं तो आपका माल हमेशा कम पड़ जाता है, और जब भी आप सब्जियां बाजार में लेके आते हैं तो आपकी धूम रहती है। आपका एक बाजार मेरे सुनने में आया कि आप इतवार को 20 से 25 हजार रुपए की सब्जियां और अनाज बेचते हैं, तो इसके विषय में भी आप 2 मिनट बताइए। हाँ, ये सत्य है कि क्योंकि हम उस पे टाइम देकर रखा हमने, वहाँ बैनर भी लगा कर रखे हैं, और टाइम भी 10 बजे का देकर रखा हमने, 10 से 2 बजे का। तो ग्राहक है मतलब ये जो है कि जो चाहे रखने वाले हैं कि उन्हें पता है कि अगर हम जरा भी लेट होगा तो सब्जियां नहीं मिलेंगी, ये उनको पता है। तो वो अपना समय, जैसे कोई दुकान खोलता है या कोई ड्यूटी जाना है या कहीं और भी जाना है, उसको वो एक इंतजार करता है कि यार 10 बजे का मैं समय निकाल के पहले सब्जियां ले आऊं घर, फिर इसके बाद कहीं जाऊं। तो उनके फोन मतलब आना चालू हो जाते हैं पहले से, भैया कहाँ आ गए, घर से निकल गए, फिर उसके बाद में डोली पहुंचते, मतलब ऐसे फोन आने लगते हैं कि भैया मेरे को आज जरा जल्दी जाना है, मेरे को सामान ये लेना है, मेरे को जल्दी कर देना। तो इस टाइप से फोन मतलब घबराने वाले जो फोन होते हैं ना कि भैया मेरे को जल्दी करना, तो लोग वहाँ आके और वहाँ खड़े रहते हैं और फोन लगाना चालू कर देते हैं, और आके सब्जियां हमारी जम भी नहीं पाती, और वो अपनी सब्जियां निकाल के, जिसको अर्जेंट रहता है बाकी तो हमने बोल के रखा भैया थोड़ा सा व्यवस्थित सामान निकल जाए फिर निकाल के रखना, मगर रहती कंडीशन बनती क्योंकि लोगों को बाहर जाना रहता है, तो वो फिर उनको जल्दी जल्दी गाड़ियों में से निकाल के देना पड़ता है। और मतलब बड़ा ही स्थिति उस समय की ऐसी रहती है कि हम ना तो कोई से बात कर सकते हैं, किसी को कोई को फोन आया तो उसको उठा सकते हैं, मतलब उस समय की स्थिति इतनी ज्यादा वो रहती है जो हमने कभी मतलब अपने खेती में ऐसी नहीं देखी। तो लोगों को उस पीरियड में मतलब बड़ा धीरज के साथ उनके साथ में सामान्य बिठाल के उनको अपना रखना पड़ता है और वो सामान देना पड़ता है। वो 1-2 घंटे की स्थिति ऐसी होती है कि बड़ी विवेक जो रहता बड़ा सुनतन जैसा रहता है, मगर फिर भी हमको विवेक से, धीरज से, शांति से करके सब कुछ संभालना पड़ता है। और इस प्रकार से ये सत्य है कि हमारा मार्केट बिल्कुल हर बार इतना हो जाता है जो वर्मा जी बहुत बता अच्छा रहे हैं। राकेश भैया, और आपके मैंने देखा है आपकी दुकान पे धूम मचती है,
और थोड़ी देर ऐसा लगता है कि सारे लोग आपकी दुकान पे लेने के लिए आ गए। बहुत अच्छा। और राकेश भैया की एक खासियत और है, उन्होंने छुपा के रखी है, उन्होंने बालक को भी अपना खेती में लाए हैं और उन्होंने उसको एग्रीकल्चर कराया और वो भी काफी तेजी से बढ़ रहा है। अभी जैविक लैब की भी बालक ने ट्रेनिंग लेके आया और वो भी बहुत आगे जाएगा। उसके विषय में भी थोड़ा सा आप बताइए। हाँ, मेरी मतलब बचपन से मैंने हालांकि नहीं ऐसा उसको इधर उसको वो किया, जो बोलते हैं ना कि बच्चों को अपने मोटिवेट करने का वाला, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने। वो बचपन से ही देखते रहता, मतलब स्कूल में भी जो भी होता था तो वो स्कूल में भी शुरू से ही, जैसे कुछ अगर कार्यक्रम होते थे अपना प्रेजेंटेशन देने के, तो वो इधर से कुछ मतलब खेती से जुड़ा हुआ कुछ भी वहाँ करता था। और उसके शुरू से ही मतलब एक सोच थी कि मैं एग्रीकल्चर ही करूंगा, तो उसने विषय भी वही लिया और उसमें शुरू से ही मतलब दिल से अच्छी पढ़ाई भी करी उसने। और आज भी मतलब उसकी कॉलेज में भी स्थिति ये है कि उसको स्पेशल अवार्ड दिया गया कि उसने मतलब अपना कॉलेज से पढ़ाई की और पढ़ाई करके जो है अपनी जैविक पद्धति से अनाज उत्पादन किए और उनका पैकिंग कंपनी रजिस्ट्रेशन करवा के कंपनी बना करके पैकिंग करके उसको मार्केट में बेचने का काम, मतलब ये एजुकेशन के साथ साथ मतलब ये काम किया। तो के लिए मतलब कॉलेज ने उसको एक बढ़िया सम्मान किया और मतलब उसकी आज कॉलेज में भी अच्छी पोजीशन है कि भाई एग्रीकल्चर में भी ऐसा मतलब लोग आगे निकलने के चांस दिख रहे हैं। तो ये इस प्रकार से काम कर भी रहा है और लगा भी है अभी मार्केट में। मतलब एक दो जगह दुकानें की व्यवस्था भोपाल में चल रही है उसकी, तो पैकिंग की और इस पे मार्केट पे काम करने का उसका चल रहा है। जी ओम। बहुत अच्छा राकेश भैया। और ये हमारा नया भारत है जिसमें आगे वाली खेती है वो पढ़े लिखे लोग संभालेंगे और उस खेती को एक नई ऊंचाई पे ले जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा। बहुत धन्यवाद राकेश भैया। अब मैं दादू का हैंडरेज है, मैं रमेश दादू जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो हमें। जी ओम। सदन को नमन। मैं राकेश जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जो अभी धान के संबंध में जो बात की है कि आपकी धान बहुत स्वस्थ है और अच्छी है, तो उसमें आपने कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई वो बताएं जिससे हमारे सदन के और लोग भी उस बात को समझ सके। जी ओम। जी ओम। मैंने धान में अपना जो है 2 बोरी अपना सबसे फर्स्ट में जो बोलते हैं अपना सीबेट 1 किलो और 2 बोरी जिप्सम खाद, ये इनको मैंने मिक्स करके और पूरा खेत में बिखराव किया है। और इसके अलावा मतलब मैं रोपा लगने के बाद में नर्सरी का तो मैंने आपको बताया था पहले भी एक बार कि नर्सरी मैंने ऐसे तैयार की है। तो नर्सरी के बाद में जब खेत पे हमने उसको लगाया, तो खेत पे लगाने के बाद में हमने उसको जो सैलरी है अपने 9 प्रकार के आटों की जो अपने डॉक्टर संतोष सर ने जो हमें बताई है, उस पद्धति से हमने सैलरी को बनाया। तो सैलरी में भी हमने मतलब एक प्रकार से नहीं बनाई सैलरी को, गौमूत्र पे भी बनाई है, मठे पे बनाई है, ट्राइकोडर्मा पे बनाई है। और एक सैलरी ऐसी बनाई कि जिसमें हमने सारे बैक्टीरिया मतलब जो अपनी 4 तो हमने नाइट्रोजन के बैक्टीरिया डाले थे उसमें, और अपना पीएसबी और अपना क्या बोलते पोटास और सल्फर, जिंक और अपना ये ऐसे 8-9 बैक्टीरिया हमने उसमें अपना ग्रोथ में पहले ले करके, और ग्रोथ में लेने के बाद में 10 लीटर का जो जाबन बोलते हैं वो उसको पूरा मिला के उसमें हमने सैलरी बनाकर डाली उसमें। तो उसके भी हमें एक अलग परिणाम समझ में आ रहा है कि फसल में कहीं मतलब जो दिखता है ना कि बिल्कुल नेचुरल कलर जो दिखता है धान का, वो नेचुरल कलर उससे समझ में आ रहा है। और बीमारियां तो उससे आ ही नहीं रही, मतलब बीमारियां का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है शुरू से कि कोई बीमारी उसमें आई। एक हालांकि स्प्रे डाला, अभी दूसरा स्प्रे आज या कल में मैं सोच रहा हूँ करवा दें एक स्प्रे और। बाकी अभी ऐसी कोई जरूरत समझ में नहीं आ रही है कि करवाना नहीं बाहर है। बाकी एक और डलवा देंगे अपन, जो अपना फंगस कल्चर जो है वो पूरा डलवा देंगे, ट्राइकोडर्मा, सुडोमोनास और अपना चारों का डलवा के स्प्रे करवा देंगे।
तो स्वस्थ धान है, अभी कोई दिक्कत नहीं। और इसके अलावा मतलब बाजू में हम देख रहे हैं तो बाजू में बहुत परेशान, क्यों खाद का, उनको सिर्फ खाद के ऊपर विश्वास है। और अब तो दुकान पे जा रहा था, दुकान पे मैं देखता हूँ उनके पैकेट वो पे जो डालते हैं तो पैकेट क्या वो वहीं पटक देते हैं खेत पे। तो उनको मैं देखता हूँ कि सल्फेट के नाम पे अपने कॉपर सल्फेट डलवा रहे हैं, अपना जिंक सल्फेट डलवा रहे हैं, फेरस सल्फेट डलवा रहे हैं, मैग्नीशियम सल्फेट डाला, मतलब तमाम प्रकार की चीज दे देते हैं। मतलब किसान को पता ही नहीं कि मेरे को जरूरत क्या डालना है क्या नहीं डालना, मतलब ऐसा जबरदस्ती का इतने आइटम डलवा रहे हैं, रोज डलवा रहे हैं कि वो डलवाने के बाद फिर फसल तो एकदम से उड़ जाती है, और जब जैसे फसल उठती है और वैसे ही फिर बीमारी एकदम अटैक करती हैं, फिर स्प्रे लेके दौड़ते हैं। तो वो मैं देख रहा हूँ तब से लगी, तब से ही परेशान है लोग बाग। और आज की कंडीशन में ये है कि अभी फसल देखेंगे तो फिर भी उनकी फसल अपनी से फसल से पीछे ही दिखेगी आपको, इतना खर्च करने के बाद में भी ये देखने में आ रहा। तो ये एक आनंद का विषय है कि देखो अपन कुछ नहीं कर रहे हैं, कर तो रहे अपन जीविक में, मगर उनके हिसाब से पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, उतना परेशान नहीं हो रहा, बार बार खाद लेके नहीं दौड़ रहे हैं, बार बार स्प्रे नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज देखने में आ रही है अपने को कि ये प्रभाव समझ में आ रहा है कि अगर आपकी जमीन में बैक्टीरिया सक्रिय है, अच्छा कार्बन है, वो आपने कर लिया तो आपको कहीं ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये हमें धान में एक देखने को गया है। और एक चीज और समझ में आई हमको, मतलब एक 5 एकड़ के प्लाट में हमारा सीपेज मारता था, तो उसमें 2-3 साल से कोई फसल नहीं हो रही थी। तो ये फसल इस साल मेरे को उसमें मक्के की फसल बहुत जबरदस्त लगी है। मतलब ये कारण इसी का दिख रहा है कि मेरे को सीविड और ये अपना बैक्टीरिया और जिप्सम डाली, तो ये सब चीजों को बदलाव उस प्लाट में मेरे को देखने में आया। तो बहुत अच्छी मक्का इस बार बैठी है, नहीं तो मैं उसमें परेशान हो रहा था कि यार प्लाट को क्या करना चाहिए। तो उसमें भी बहुत इस बार फसल अच्छी लगी है। ये सब बैक्टीरियाओं का फैलाव करने का एक प्रभाव समझ में आ रहा अपनी खेतों में। जी ओम। बहुत अच्छा राजेश भैया, और बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। अब मैं थोड़ा सा मातृ शक्तियों को बुलाता हूँ। हमारे यहाँ एक बिटिया भी बहुत अच्छी सदन से जुड़ी है, जो राजश्री हैं, जो खुद खेती कर रही हैं और जैविक कर रही हैं। तो मैं राजश्री बिटिया को आमंत्रित करता हूँ कि वो आकर 2 शब्द अपनी खेती के विषय में बताएं। तो राजश्री। आवाज आ रही है आप तक राजश्री? चलिए कोई बात नहीं, शायद आवाज नहीं जा रही हो। मैं डॉक्टर वह किशोर तो सर कभी जी का बोलती नहीं है, भ्राता जी, वो तो कभी बोलती नहीं है, शर्माती है, क्या पता। नहीं बहनी भैया, वो बोलती हैं कभी कभी, ऐसा नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है। अब मैं डॉक्टर किशोर सर जी का हैंड रेज हुआ हूँ, तो मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूँ कि डॉक्टर किशोर सर आए। धन्यवाद शरद जी। मैं एक्चुअली सब सुन रहा था और भी मैंने बोला जब कोई नहीं रहेगा तब अपन बात करेंगे, लेकिन ठीक है। तो मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, अब पतंजलि के ऑर्गेनिक फार्मर्स के साथ में मैं करीब 4-5 साल से जुड़ा हुआ हूँ, अलग अलग जिले में, वर्धा जिले में, नागपुर जिले में, चंद्रपुर, गढ़चिरौली और यवतमाल, वाशिम, ऐसे 5-6 जिले जहाँ पे महाराष्ट्र का कोऑर्डिनेटर होने के नाते मुझे जाना पड़ा, लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग पढ़ाई। तो मैंने एक उसका फीडबैक लिया कि हमने तो पढ़ाया करीबन 3,500-4 हजार लोगों को, उसमें से कितने लोग कर रहे भी और कितने लोग उसमें बराबर कर रहे काम, कंटिन्यू काम है या नहीं है काम। ये जो कल जो मैंने बात रखी थी कि भाई उस तरह का एक फीडबैक होना चाहिए और उसकी दिक्कतें या उसमें जो अच्छाइयाँ है वो दोनों आने चाहिए। तो मेरा ऑब्जर्वेशन जो है, मेरा ऑब्जर्वेशन कि जो खुद मेहनत करने को तैयार है, जिनके बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, मैं बहुत यानी इसके साथ में बात कर रहा हूँ, और जहाँ पे उनको अल्टरनेटिव कोई पैसा मिलने के साधन नहीं है, ऐसे लोग खेती में और वो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जुड़े हुए। दूसरा, जिनका मार्केटिंग का छोटा मोटा 2-4 क्विंटल 2-4 क्विंटल दाल है, 10-15 क्विंटल गेहूं है, मतलब जो बेच सकते,
ऐसे लोग उसमें जुड़े हुए हैं आज भी। लेकिन जैसा कि कई वक्ताओं ने बोला कि ज्यादा अगर उपज हो तो वो उसमें नहीं बेची जा सकती, तो उन्होंने वो शिफ्टिंग कर दिया, क्योंकि आखिर पैसा जो मिलता वो पैसा तो हमको वजन के हिसाब से ही मिलता है, और वजन के हिसाब से जब मिलता तब निश्चित रूप से, जैसा हम नर्मदापुरम में देखते हैं, कई लोग वक्ताओं ने कई बार बोला है कि मूंग की फसल बहुत होती, बेचा भी जाता लेकिन घर में नहीं खाया जाता। तो यही सोच सभी तरफ है कि भाई ठीक है, उससे जो भी परेशानियां होती होंगी केमिकल से, लेकिन हमारे पास पैसा जो आएगा तो वो तो बेचे बिगर नहीं आएगा। तो इसलिए कुछ लोगों ने जो खुद मेहनत करने वाले हैं थोड़े से, वो छोड़ के ज्यादातर लोग एक तो शिफ्ट हो गए। दूसरी एक लिमिटेशन आई कि भाई पिताजी तो खुद काम करते थे, लेकिन बच्चे पढ़े लिखे हो गए, उनको गोबर से हाथ लगाना, दशामृत बनाना और वो ये दशपर्णी अर्क बनाना, इसमें मेहनत ज्यादा लगती है, वो करने को तैयार नहीं है। वो बोलते भाई अभी तो डिजिटल का मार्केटिंग का जमाना है, हम तो और भी तरह से पैसा कमा सकते हैं, तो इतनी ज्यादा मेहनत करने की क्या जरूरत है। ये जो मानसिकता आ गई है, शिफ्टिंग आ गया है कि हमारे दादाजी कुएं से पानी निकालते थे, हम लोग खिराड़ी से निकालते थे, और अभी बच्चे तो बटन दबाओ तो घर में पानी आ जाता है। तो ये जो मानसिकता हुई कि श्रम के प्रति जो निष्ठा होनी चाहिए वो शिफ्टिंग हो गया। बैल चलाने का, बखर से खेती करने का हमारे पिताजी ने, हम लोगों ने किया, लेकिन बच्चे बोलते हैं ये काय को यहाँ पे 4 दिन की माथापच्ची करो, ट्रैक्टर वाले को बोलो तो 2 घंटे में वो कर देगा काम। तो ये शॉर्टकट वाली जो मानसिकता आई है, इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वाले जो लोग हैं, जो करते थे, उनमें कमी आई है। अब बचे वही है जिनके पास एश्योर्ड मार्केट है, और जो खुद मेहनत कर रहे हैं, या जिनके बेटे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, या उनके पास में और कोई पर्याय नहीं है, शहर में कोई उसका व्यवसाय वगैरह नहीं हो सकता, ऐसे ही लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग में जुड़े हुए हैं। ये एक ऑब्जर्वेशन। दूसरा ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि केवीके और बाकी सारी संस्थाएं जो है, अब 650 केवीके अपने देश में है, लेकिन इस मंच पे कई बार ये कहा गया, कई केवीके के साइंटिस्ट भी आए, उनसे भी हम लोगों ने भी किया, और बाकी लोगों ने, शरद भैया जी जैसे लोगों ने भी उनसे सवाल किए कि भाई केवीके वाले साइंटिस्ट अपनी गोमाता क्यों नहीं रखते। वही सवाल है कि हर केवीके, वो तो एक अलग विषय है, लेकिन केवीके, हर केवीके में भाई ऑर्गेनिक वर्सेस केमिकल, इसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है देश में, टीसीडी, ट्रायल कम डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स है, ये ट्रायल कम डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स है, ऐसा क्यों नहीं किया जाता। वो अगर किया जाए तो उससे बहुत बड़े पैमाने में ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम बढ़ेगा, लेकिन कोई नहीं करता। भाषण दे देते हैं, वहां पे अलग प्रेजेंटेशन दे देते हैं, लेकिन केवीके में बात करने की आई, या ट्रायल कम डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट करने की बात आई, तो ये डेमोन्स्ट्रेशन का सरकार के तरफ से, जहाँ जो संस्था है उसके लिए बनी है, मैं सरकार ने उसकी संस्थाएं अगर केवीके उसी के लिए बना है तो उनकी जिम्मेवारी है, नहीं हो रहा हो। सरकार कितनी भी मानसिकता दे, उसके लिए अलग से ग्रांट देवे, कुछ भी करे, लेकिन एक 3 पहलुओं पे अगर वो जब तक ध्यान नहीं देगा तो ये ऑर्गेनिक फार्मिंग का काम नहीं बढ़ेगा, नेचुरल फार्मिंग का काम नहीं बढ़ेगा। हम और आप लोग कितना भी प्रयास करेंगे, डॉक्टर चौहान सर जैसे भी लोग प्रयास करेंगे, तो ये सिंधु में बिंदु के बराबरी का काम है। 1%, 2% से ऊपर ये काम नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि इसके लिए जो ट्रेनिंग देनी चाहिए, वो ट्रेनिंग आम किसानों को देना तो अलग बात है, लेकिन इसी के साथ साथ जो स्कूल्स है, कॉलेजेस है, स्कूल में हम पढ़ाते हैं कि भाई ये इसमें प्यूरिटी है कि नहीं प्यूरिटी, लेकिन फिर खाद में रेती है कि नहीं है, ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता। जो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो खाद के या ऑर्गेनिक हो, उसमें मिलावट है कि सही है, ये छोटी छोटी चीजें है, ये भी अगर पढ़ाई गई तो निश्चित रूप से इसमें जो बजट पूरी हुई है और जो मिलावट के नाते किसानों को लूटा जा रहा है वो बंद होगा। पेस्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स में कितना परसेंटेज है और कितना नहीं है, ये छोटी छोटी टेस्ट है, ये टेस्ट भी नहीं पढ़ाई जाती। जो मिलावटें है वो मिलावटें मतलब जो उपज में आता, उपज बाहर आ रही है, इसमें सही ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है कि नहीं है, ये भी नहीं पढ़ाया जाता। तो इसके लिए बड़े पैमाने में शिक्षा को सम्मिलित करना पड़ेगा, ये सरकार ही करेगी। मैं ऐसा नहीं बोलता कि हर चीज सरकार करेगी, लेकिन जहां पे सरकार को काम करना है वो सरकार ही करेगी, वहां पे आम आदमी नहीं कर सकता।
आम आदमी ये कर सकता कि ठीक है, उसके हिसाब से वो अपनी उपज लेगा, उसमें उपज लेने के बाद में कई बार जैसा कहा गया है, छोटा किसान मार्केटिंग में जा ही नहीं सकता। बड़े शहरों से 5-10 किलोमीटर की दूरी पे जो है वो जा सकते हैं, लेकिन 25 किलोमीटर के अंदर में जो लोग हैं वो बिल्कुल नहीं जा सकते और वो खुद वहां पे मार्केटिंग नहीं कर सकते। उसके लिए मार्केटिंग की जो अलग अलग व्यवस्थाएं है वो भी होना बहुत जरूरी है। अंत में मैं इतना ही बात करूंगा कि यह 3 प्रकार की बातें हैं। एक तो उनको ट्रेनिंग दिलवाना, सही ट्रेनिंग दिलवाना, सिर्फ किसानों को नहीं, किसानों के बच्चों को दो, स्कूल में दो, कॉलेजेस में दो, हर हर गांव में दे, केवी के द्वारा दो सही ट्रेनिंग। सही ट्रेनिंग के साथ में ये जो दूसरी जो बात है मार्केटिंग की, तो मार्केटिंग की एक व्यवस्था है खड़ी करो। और तीसरा जो है कि जो बात आ रही है कि निश्चित रूप से ऑर्गेनिक फार्मिंग में बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बाकी इसमें उतनी मेहनत नहीं लगती है, तो इसका जो मुआवजा मिलना चाहिए उसका मुआवजा मिलता ही नहीं है। उसका इंसेंटिव जो मिलना चाहिए, उसको इंसेंटिव एडिशनल 10% 20% जो मार्केट रेट मिलना चाहिए वो नहीं है। उनकी जो लेबोरेटरी टेस्टिंग की प्यूरिटी की, जिसको क्वालिटी कंट्रोल बोलते, तो क्वालिटी कंट्रोल की जो व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे उसमें खाद लगाया जा सकता है, जो खाद जाता है, दशपर्णी जाता है, जो बेचने वाले लोग उनके बात बोलता, सही है कि नहीं है? नहीं तो पानी बेच के ही उसको अलग अलग लेबलिंग करके या खाद में कुछ भी भर के वो बेचा जाता है और किसानों की उल्टी लूट होती है। वैसा ही जो कस्टमर के लिए जो प्रोडक्ट जाता है उनके भी क्वालिटी कंट्रोल के सेंटर्स जो है वो खड़े होने चाहिए। यह पूरी व्यवस्थाएं जो है, यह पूरी व्यवस्थाएं जब होंगी तभी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग हम जो चाहते हैं वह चलेगा ही नहीं, दौड़ेगा। वरना हमारा आपका सेटिस्फेक्शन होते रहेगा कि हाँ हम तो अपने स्वस्थ मस्त खा रहे हैं। कल ये 2-4 दिनों में अपने यहाँ पे कई लोगों ने वक्तव्य दिया, जो वक्तव्य देना है उनका भी कहना है, पटेल जी जैसा एक ऑनेस्ट आदमी तो बोल देता है कि मेरे पास 500 लैंड है, 500 एकड़ लैंड है, लेकिन मैं 5-6 एकड़ के ऊपर नहीं कर सकता। लेकिन बाकी लोगों को भी अपन ने देखा है, उनसे जब क्रॉस क्वेश्चनिंग हुआ कि भाई 15 एकड़ लैंड है और आप ऑर्गेनिक फार्मिंग कितने में करते, तो 3 एकड़ 4 एकड़ 5 एकड़, पूरे में क्यों नहीं करते? 15-15 साल से कर रहे हैं। तो ये जो लिमिटेशंस है वो मजदूरों का सवाल है, नहीं भी बोला तो भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में मजदूरों की संख्या ज्यादा ही लगती है। तो ये जो, और अंत में एक मुद्दा जो है कि जो ये अपना ये केमिकल फार्मिंग में क्रॉप वाइज, भाई यहाँ पे अगर ये कीड़ा आया तो क्या करना चाहिए, अगर पत्ते पीले पड़े तो क्या करना चाहिए, ऐसी पूरी की पूरी लिस्ट है, पूरा लिटरेचर है। ऐसा लिटरेचर इस मंच पे अपन ने कई बार बोला गया, क्योंकि ये काम इंडिविजुअल का नहीं है, ये सरकारी लेवल पे, केवी के लेवल पे जो यूनिवर्सिटीज है एग्रीकल्चर उन्हीं का काम है। तो क्रॉप वाइज ऑर्गेनिक फार्मिंग के शेड्यूल जो चलने चाहिए, क्रॉप वाइज नेचुरल फार्मिंग के जो शेड्यूल चलने चाहिए, वो तो अभी केवीके के पास भी नहीं है, लोगों के पास में भी नहीं, तो किसानों के पास कहां से आएंगे? और ऐसे में किसान फिर वो जो कृषि केंद्र है उसके पास जाता है, वो कोई भी डिब्बा दे देता और उसके जरिए वो पिसा जाता है, उसका घाटा होता है। तो ऐसा ऑलराउंड डेवलपमेंट जिसको बोलेंगे, वह यदि होती है तो ही देश का और किसानों का भविष्य उज्जवल है। धन्यवाद। बहुत अच्छा सर, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपकी रहती है। और आपने हमें संतोष सर जैसे इतने महान व्यक्तित्व से मिलाया। आज उसको जैविक खेती करने में हम लोगों को काफी सहूलियत हुई, और आपके जो मार्गदर्शन रहते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं, क्योंकि संतोष सर जो लैब खोल रहे हैं उससे कहीं तो नहीं है पर हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और अब मैं आदरणीय पवन सर जी को बुलाता हूँ, फिर टाइम के अनुसार देखते हैं। आदरणीय पवन सर जी। जी नमस्कार सर जी, आज की वार्ता बहुत अच्छी, और जो चिंतन है कि क्या हो रहा है, क्या संभव है, क्या नहीं हो पा रहा है, मुझे भी अनुभव जो मैंने अभी कुछ दिन पहले भी शेयर किया था। मैंने भी जब अपने छोटी सी जगह पर खेती करने का प्रयास किया, और उसमें भी मुझे अनुभव रहे, जब खुद काम कोई करता है तो अनुभव अलग हो जाते हैं। और मैंने भी, जो अशोक जी ने बताया कि उनके खेत में गोबर ज्यादा है, तो
ये सब समस्याओं को मैंने भी महसूस किया क्योंकि हमने इसको किया। तो मुझे लगता है कि मेरे जो अनुभव रहे उसमें हमने ज़्यादा खाद पानी जब जैसे ही दिया तो उसके परिणाम ये रहे कि ज़रूरत से ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर दी जाती है तो उसका उतना परिणाम नहीं निकलता है जितना कि होना चाहिए। तो ये बहुत ही सही बात है क्योंकि पहले जो स्थिति थी उसमें हमारे पास चाहे जमीन में हम बाहर से कुछ नहीं डाल रहे थे लेकिन खुद भी खेती कुछ हद तक के उसमें जो चीजें थी उतनी ना बीमारियां थी ना कीट थे और जो भी है वो हो पा रहा था। लेकिन आज की परिस्थितियों में जब पैसा ज्यादा हावी हो गया है और ये भी किसानों को गुमराह इस तरह से किया जा रहा है कि जितना ज्यादा उसमें डालेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। ये चीज भी ये मिथक भी अब धीरे धीरे जो अब इसको भुगत चुके हैं उनको धीरे धीरे समझ में आएगा और इस प्रकार से कार्य करते हुए हम अपने जो इसको अनुभव कर पा रहे हैं और जो इसमें परेशान होकर के उसमें से समाधान निकलेंगे, शायद ऐसे लोग फिर धीरे धीरे अपने इसमें अगर चिंतन करेंगे तो अपनी खेती में वो सुधार करने का प्रयास करेंगे, बशर्ते कि उनको सही रूप से मार्गदर्शन मिल सके, उनको सही रूप से जानकारी मिल सके। मेरा अनुरोध ये भी होगा क्योंकि नर्मदापुरम जैसे जिले में जहाँ ऐसे लोग परेशान हैं, जो कि राकेश जी भी बता रहे थे कि वो लोग परेशान हो रहे हैं, उसको खेती नहीं हो पा रही है, वो कितना भी डालते जा रहे हैं तब भी उसका नुकसान हो रहा है। तो कभी इस सदन पर ऐसे लोगों को भी विशेष रूप से आमंत्रित करते हुए उसके द्वारा के अनुभव या उनको क्या अनुभव हो रहे हैं, उनकी भी बात हमें सुनने का मौका मिले, तो निश्चित रूप से एक समझ सबकी सामूहिक समझ बनने की तरफ हम बढ़ सकते हैं और इस चीज को का समाधान क्या हो सकता है उसके तरफ हम आगे जा सकते हैं। तो हम ऐसे लोगों को बुलाते हुए जो कि अत्यधिक केमिकल का उपयोग कर रहे हैं और अब उनकी धारण शक्ति खत्म हो रही है कि अब उससे वो परेशान हो रहे हैं कि खर्चा ज्यादा हो जा रहा है, कीट फिर भी नुकसान करते जा रहे हैं, वो भी परेशान हो रहे हैं, उनको भी कई तरह की समस्याएं हैं, उनके साथ भी वार्तालाप की जाए तो एक अच्छा हमारा समझ बनेगी और हम भी शायद उससे कुछ सीख सकें, हम भी हमारी भी कुछ समझ बन सके। दूसरा जो बात मार्केटिंग की है, मार्केटिंग के विषय पर भी मेरा ये मानना है और मैंने इसको बहुत करीब से देख रखा है कि ऐसे किसान जो कि स्वयं अपना उत्पादों की मार्केटिंग करने के लिए अपनी व्यवस्था बना लेते हैं। व्यवस्था सबके पास नहीं आती है स्वयं खुद ही, उसकी व्यवस्था बना लेते हैं और जहाँ तक ये संभव हो उपभोक्ता के साथ सीधे जुड़ जाते हैं, तो उसमें मार्केटिंग की समस्या भी धीरे धीरे इसलिए कम हो पाती है क्योंकि बाकी जो उपभोक्ता है उसका विश्वास उसके प्रति बढ़ जाता है। तो ये विश्वास वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी अशोक जी ने तो बता दिया कि एक क्लिक कर दिया, एक बटन दबा दिया तो सारी समस्या का समाधान हो गया। आप कागज में तो प्रमाणित हो गए लेकिन वास्तविकता देखें तो आपको अंदर की वास्तविकता सबको मालूम है। लेकिन उपभोक्ता को इस बहाने भी जो है वो ठगा महसूस करता है और फिर उसको सारी जो चीजें मिलती हैं बिना किसी कांटेक्ट के, तो मतलब बिना किसी उसकी समझ के कि ये चीजों के ऊपर मेरा विश्वास है, वो विश्वास पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है और केवल हम लेबल देख करके, पैकेजिंग देख करके या दुकान देख करके वहां से खरीद लेते हैं। तो विश्वास वाली बात जो है वो मानवीय विश्वास पर आधारित हो, न कि किसी अन्य चीजों के ऊपर। हाँ, वो पैकिंग भी जरूरी है लेकिन उसके साथ ही ये मानवता भी उसके साथ जुड़ जाए, उसका एक डायरेक्ट कांटेक्ट उसके साथ जुड़ जाए। मुझे लगता है कि इस तरफ हमें प्रयास करना चाहिए और जहाँ भी संभव हो यहाँ पर अपने उत्पादों को डायरेक्ट उपभोक्ता तक पहुंचाने का प्रयास अगर किया जाए और डायरेक्ट अगर हम भी उसको उपयोग में करते हैं और अनुभव करते हैं और शुरुआत चाहे छोटी ही क्यों नहीं हो, तो छोटे छोटे कदम से ये काम आगे बढ़ सकता है। जैसा राकेश जी ने भी अभी बता रखा है और मैं उनकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ क्योंकि बाकी जगह पर तो गड़बड़ी होने की बहुत ज्यादा संभावना है। हम लिखते कुछ भी आप लिख दो, कुछ भी लेबल लगा दो,
लेकिन अगर उसके अंदर की जो चीजें हैं वो हमें नहीं मालूम है और हमारा संपर्क नहीं है और हमें खुद देख करके विश्वास नहीं है। अब उदाहरण के आप देख लीजिए कि हम फार्म लैब की जब तक के हमारे किसानों ने उसको खुद नहीं किया, खुद नहीं देखा, खुद नहीं समझा, तब तक के उसको विश्वास भी आने में समय लगा। मेरे ख्याल से हमने पहली बार डॉक्टर चौहान के साथ जो चर्चा हुई थी वो 2022 में हुई और फिर 2023 और उसके बाद में ही आकर के धीरे धीरे कुछ जगह पर प्रयास हुआ और फिर 2024 में ये चीजों को और अच्छी तरह से बल मिलना शुरू। सर आपकी आवाज कट कट कर आ तो रही। ऐसे करते हुए ये विश्वास वाली बात जो है वो सबसे महत्वपूर्ण है। हमारे बीच में इस मंच पे भी आपस में लोगों को एक दूसरे पर विश्वास है, तभी ये मंच टिका हुआ है। तो ये इस चीज को हमें और ज्यादा ऐसे लोगों का ज्यादा एक प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। तो एक व्यक्तिगत तो अपनी तरफ से जो हम प्रयास कर सकते हैं व्यक्तिगत रूप से प्रयास करें और जहाँ पर संभव हो वहाँ के दृष्टिकोण से देखते हैं तो छोटा सा दृष्टिकोण होता है, लेकिन लाभ अगर अपने उपभोक्ता के दृष्टिकोण से भी देखें और धरती माता के दृष्टिकोण से देखें, पंच तत्वों के माध्यम से देखें तो उसका और ज्यादा उसको अनुभूति होगी, उसको एक नया तरह का आनंद मिलेगा और यही मुझे लगता है। सर आवाज कट रही है सर थोड़ी सी। जी जी जी, अब मेरा वक्तव्य पूरा हो गया है। जी सर। आप सुन पाए या नहीं सुन पाए? नहीं सुने सर, लेकिन थोड़ी सी कम आवाज कभी कट रही थी, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण थी सर। और आपकी जो जानकारियां होती हैं इस सदन के लिए एक जैविक टॉनिक का काम करती हैं वो, इसलिए बहुत जरूरी है सर। आप हमेशा सदन को एक सही दिशा में ले जाते हैं। तो अब मैं बैनी भैया का हैंड रेज हुआ था, लास्ट है। बैनी भैया आप आमें और समापन भी करें और आप आमें। सदन को बैनी कोटि सिंह कोटि जी आ नमन। जी आवाज आ रही है? आ गई आ गई। सदन को कोटि कोटि नमन। आज जो विषय चल रहा है जैसे कि जैविक खेती में किनको सफलता मिली, किनको क्या अनुभव रहा, अभी तक सब अपना अपना अनुभव सुनाए। तो मेरा तो जीवन में ये अनुभव है कि जैसे बचपन में मेरे गांव में जो किसान खेती करते थे और रासायनिक खेती मेरे होश हवास और समझ में शुरू हुई मेरे गांव में। उससे पहले सभी किसानों की फसल भी बहुत अच्छी होती थी, कीटनाशक का कोई उपयोग नहीं करते थे, वहां तक कि रासायनिक भी कोई उपयोग नहीं करते थे। मेरे पिताजी मात्र चने की फसल बो रहे थे, हम 5 बीघे जमीन में तो 5 किलो DAP खाद लेकर के आए थे मात्र। और उससे पहले मेरे खेत की फसल बढ़िया होती थी हमेशा, और फसल होने के बाद में जो फसल आती थी तो वो एक बोनस या एक बीमा के रूप में प्राप्त होती थी, हमें ना कोई उसमें खर्च होता था। खेती करके किसान जमीन भी खरीद रहा था, अपनी शादी या अपने जो भी धार्मिक आयोजन करना गांव में या घर में, वो भी सब कुछ मेरे गांव में चल रहा था अच्छे से। फिर सरकार का सहयोग मिलने लगा, किसान क्रेडिट कार्ड, रासायनिक खेती के नए नए मॉडल। और आज वर्तमान में ये स्थिति के किसान खेती करता है और फसल को बेच करके फिर कर्जा लेता है खेती करने के लिए। ये आज वर्तमान की स्थिति है। तो क्या रासायनिक खेती हमें लाभ का धंधा है या घाटे का धंधा है? इसी चीज को पकड़ करके मैं इस बात पर पूर्ण विश्वास के साथ कर रहा हूँ कि
प्राकृतिक खेती या जैविक खेती करने के लिए कोई अलग से कोई खर्चा नहीं, कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं। प्रकृति विज्ञान को जो व्यक्ति समझ लेगा उसको बहुत आसान हो जाएगी प्राकृतिक और जैविक खेती करना। और नहीं तो आज के वर्तमान में ये स्थिति है कि मेरे एक किसान की रिपोर्ट नहीं है, मेरे पूरे जिले की या पूरे संभाग की रिपोर्ट है। खेती करते जाओ और कर्ज में डूबते जाओ, रासायनिक खेती करते जाओ और कर्ज में डूबते जाओ और बीमारी में डूबते जाओ। ये स्थिति पूरे देश की होने वाली है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौ आधारित प्राकृतिक खेती करेंगे तो ही बचना संभव है, अन्यथा कोई आगे ऐसा कोई साइंटिस्ट या कोई वैज्ञानिक अभी तक अपने मंच पे या अपने मंच को छोड़ करके और कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी नहीं मिलने वाला है कि सृष्टि और मानव जाति को बचाने का कोई प्रयास का रास्ता दूसरा निकल सके गौ माता और प्राकृतिक खेती को छोड़ करके। जी आदरणीय, मैं 2-4 लाइनें बोलना चाहूंगा अगर आपकी इजाजत हो, अनुमति जी हो जी तो। जी जैसे अभी बेनी भाई ने बोला, उनसे पहले रमेश भाई ने, इन सब लोगों ने जो बोला, मैं देखिए मैं किसानी नहीं करता हूँ, लेकिन हूँ मैं किसान पुत्र, ठीक है। किसानों के साथ ही पढ़ा बला हुआ हूँ। कुछ मेरा समय कलकत्ते से महानगर में भी मैंने बिता लिया, फिर आया हूँ। तो ये सारी चिंता करता हूँ अपने शौक से, इस विषय का ज्ञान अर्जन करना और दिया। मैं आपका परिचय पहले दे दे, मैं आपका परिचय दे, मैं कहाँ हाँ, पे मेरा रहते हैं? परिचय, मैं किशोर भिखू भाई पटेल, मैं सूरत गुजरात से बोल रहा हूँ। गुजरात से बोल रहे हैं। कौन सा गांव है आपका? मेरा गांव सूरत जिले के कामड़े तहसील में धोरण पारडी, गांव का नाम है मेरा पारडी, ठीक है जी। और एक पौराणिक बात करता हूँ इसमें जोड़ के, यहाँ कृष्ण बलराम आए थे। तापी पुराण है हमारे बगल में, मेरे घर से 2 किलोमीटर पे तापी नदी का बहाव है, जो सूर्य की पुत्री थी, ठीक है आज भी है, ठीक है से यार, गलती हो गई मेरे से, क्षमा मांगता हूँ। तो सूर्य पुत्री तापी मैया, इनके किनारे, तो यहाँ जो गाय की बात हो रही है ना, तो उस जगह का माने मंदिर है, गांव से 1 किलोमीटर पे नदी के किनारे है। उस स्थल का नाम ही है गाय पगला, गुजराती में मतलब गाय के पद चिन्ह, जो नदी के अंदर बहुत सारी शिला डूबी, वहां आज भी है। वो बंद बन गया, पहले तो क्या गर्मी के दिनों में खुला जाके आप देख सकते थे। तो ये था, ये इसका ऐतिहासिक, मैंने पौराणिक आपको महत्व सुना दिया जरा इस बात के साथ साथ। हाँ, रही बात, तो 50 साल पहले पूरा भारत की जो खेती थी वो पूरी ऑर्गेनिक की थी। अब ये क्या होता है ना कि हम योग बोले ना, हम भारतीयों को, हम लोग 1000 साल तक गुलाम रहे, हमें गुलामी बड़ी अच्छी लगती है। आज के दिन भी बात कुछ भी कर लेना, बात करने से नहीं होता है, बड़ी बड़ी बातों से पेट नहीं भरता है। एक गाना आया था पिक्चर में, है ना, तो हमारे नेतागण ये सब बड़ी भाषणबाजी बहुत देते हैं। और वो 2 भाइयों ने आगे, बड़े आदरणीयों ने बोला कि भैया लैब और ये सब सिस्टम सरकार यानी कि खाना पूर्ति कर देना, बस खाना पूर्ति, काम कहाँ है ऐसा कि ये अभी जो बेनी भाई बोले भैया कर्जे लो। मैं अपने सूरत जिले, मेरा तहसील कामड़ेज पड़ता है, यहाँ अब हमारे को एक तो मजदूरों की समस्या, सरकार ने जो 2 रुपये 3 रुपये किलो गेहूं चावल खिला के और इनको शराबी बना करके ये हालत हो गई है। मैंने भी 2 साल अभी भी की है, 20-21 में फिर किया था, मैंने नेपियर घास उगाया था, ऑर्गेनिक करने निकला, मेरे को नुकसान हो गया, प्रोडक्शन नहीं मिला जमीन से, जबकि मैंने जमीन का सॉइल टेस्ट करवाया था। हाँ, मेरा एक निवेदन, मैं 4-5 दिन पहले आया सोयाबीन पे नर्मदापुरम पे, तो हर किसानों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप हर साल अपनी मट्टी का टेस्ट कराएं। आपकी तंदुरुस्ती मीन्स आपकी धरती मैया की तंदुरुस्ती बिगड़ रही है, सुधर रही है, इसका संजाना खुद लें। ये सबसे पहले हर किसानों को सलाह दी जाए कि भाई आप साल में एक बार अपनी मिट्टी का टेस्ट कराएं। हमारी 3 माता होती है, देखिए चले मैं बहुत सारी चीजों को जोड़ता हुआ बोला, हमारी 3 माताएं हैं सनातन में भारतीयों के लिए। एक हमें जन्म देती, वो मेरी जनेता हो गई। दूसरी धरती मैया जो मुझे अन्न उगा के देती। तीसरी गौ मैया, गाय और धरती एक ही है। गौ माता का स्थूल स्वरूप धरती है और धरती का सूक्ष्म स्वरूप गौ माता है। धरती पे जब पाप बढ़ता है तो ये गाय का स्वरूप लेके श्री हरि नारायण के पास पहुंचती हैं, प्रभु रक्षा करिए। तो आज हम इस माँ के साथ में अनजाने में कितना हमने इनको प्रताड़ित किया है। चर्चा सब बड़े ज्ञानी लोग कर चुके हैं, मैं भी उसमें 2-4 लाइन जोड़ूंगा, ज्यादा कुछ नहीं है ना, क्योंकि मैं किसानी करने, लेकिन सबकी वेदना को समझता हूँ, सब चीज को आर्थिक तौर पे भी अध्ययन करता हूँ।
अभी जो बेनी भाई बोल गए, उनसे आगे वाले बोल गए, सही है, मार्केटिंग, अरे बिचौलिए खा जाते हैं। ये पूरे भारत को लूटने का, हमारी खेती को अंग्रेजों ने लूटा। अब वैसे तो 1000 साल से लूट रहे, मैं खेती पे बोल रहा हूँ। जरा आप लोग चिंतन करिएगा, गलत हो तो आप मेरे को कहेंगे, मैं अपने आप को सुधार लूंगा। पहले क्या लगता था, लगान लगता था, राजा लोग इतना देना पड़ेगा इस गांव को, इतना उसका उतना, अनाज पकाओ, तब ऑर्गेनिक होता था, उत्पादन बढ़िया आता था। भाई 20% राजकोष में दे दो, फिर कुछ क्रूर शासक आया, 30 किया, 40 किया, 80 तक ले, 75 तक ले गए थे। अब भैया 100 किलो गेहूं मैंने पैदा किया और उसमें 75 किलो उसको दे, तो 25 किलो में मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? ऐसे शोषण हुआ। फिर आए अंग्रेज, अंग्रेजों ने बड़ी युक्ति लगाई, वो तो हरामखोर, अंग्रेज यानी हरामखोर। वो अंग्रेज अरे पूरे विश्व में किसी भी कोने में वो हरामखोर। देख लो अभी आप वो भूरे काका को, अमेरिका वाला भूरा काका, है ना, आज से 4 साल पहले ये गोरा क्या बोला था, अरे मोदी इज माय बेस्ट फ्रेंड, कहाँ गया? अब उसको लठ मारने निकला ना कल। ये गोरे होते हैं, जो कुछ बोल रहा हूं प्रमाण अभी वर्तमान चल ही रहा है। लठ मारने निकला, 50% कर दी, मेरे से ये ले, मेरा जहरीला दूध ले, मेरे खेत पैदाश ले, देखिए आ गई दोस्ती। इसे दोस्ती कहते हैं क्या? ये गोरे कभी किसी के नहीं होते हैं। और हम पे शासन इन्होंने किया, तो इन्होंने क्या, हमारी संस्कृति परंपरा, हमारी किसान, कुछ भी किसी इसका वो संभाल करते क्या? नहीं, हर जगह दबा के रखा। उनको सब चीज मालूम थी। हमारे ही भ्रष्ट चाटुकारों ने अंग्रेजों को हमारी गूढ़ बातें सारी सिखा दी थी, उसका अध्ययन करके वो आगे चले। अब शिक्षा की बात करें, ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे जितने नेतागण हैं, ऊपर के 2-5 नहीं खा रहे, नीचे वाले भ्रष्ट हैं, महाभ्रष्ट हैं। आप आ जाओ गुजरात, कोई क्यों आएगा? निकम्मे थोड़ी है कि आएंगे। लेकिन मेरे को, मैं ये बोल रहा हूँ दावे, ये जो वाइब्रेंट गुजरात था, ये बड़ी बड़ी बात करते हैं। पूरे हाईवे नंबर 48 को देखिए, जितने फ्लाईओवर बने, चढ़ेंगे वहां टूटा है, उतरे वहां टूटेगा, और ऊपर भी टूट रहा है। जो सीमेंट की ढलाई, तो ये भ्रष्टाचारी, क्या नैतिकता की बात चल रही है? क्या प्रजा के साथ हो रहा है? टैक्स बढ़ा दिया, मजदूर, चलिए किसानी पे आता हूँ, ये भ्रष्टाचार का दिया मैंने। अब किसान, अरे जो हमारे श्रमिक जो थे, मैं सूरत जिले के लिए बात बोल रहा हूँ, ये मेरी, मैं तो कर नहीं रहा हूँ, लेकिन मैं वेदना सबकी सुनता हूँ। तो अब ये हो गया कि वो काम ही नहीं करते हैं। पहले हमारे यहाँ 10, 20, 30 रुपया था, बोले हमने इनका जीवन, क्या जीवन तुमने कर दिया भैया? 2 कपड़े पहन रहे हैं, मोटरसाइकिल लेके, वो काम नहीं कर रहे हैं। पहले जो हमारे श्रमिक जो थे, ऐसा था कि वो भले श्रमिक है, वो कास्ट, देखिए मेरे जात पात का ज्ञान नहीं है, वो मेरे यहाँ किसानी, अरे वो मजदूरी करने आता था। हम लोग जो खाते वही खिलाते थे, अपने बर्तनों में खिलाते थे। हमारे गुजरात में कुछ ऐसा भी था, सूरत, मैं अपने जिले और तहसील की बात कर रहा हूँ। और आज ऐसी दूरी बन गई है, ये जो वोट की राजनीति ने इनको इतना चढ़ाया, 3 रुपए से 11 पे ले गए, 11 से 20 किया, 30 किया, आज वो चला गया 250 रुपये पे। और 250 रुपया देना तो पड़ेगा भाई, उसको भी जीना है। उसके तो 4 जन काम करके 1000 लाते हैं, खाते तो वही है, उनका कोई स्तर बदला नहीं है। लेकिन ये लोग कागजों पे सरकार बहुत दिखा रही है, ये मेरी वेदना है, और मैं देख रहा हूँ हर चीज को। अरे सीमेंट रोड बनते हैं। आपको हम लोग बुलाएंगे, आपको सदन में चर्चा के लिए एक दिन आपको दिया जाएगा, तो आप मुख्य अतिथि बनकर पूरी अपनी वेदना और जो भी आपको बताना है तो आप बताइए, क्योंकि अब समय इजाजत नहीं देता। 8:10 हो चुके हैं। समझ रहा हूँ, समझ रहा हूँ, अनुशासन का पालन करना तो आप पड़ेगा। थोड़ा जल्दी से उसको खत्म करिए। अच्छा ठीक है, तो अब जो, तो हम लोग अभी किसानी हम लोग छोड़ने पे आ गए। हम लोग बोले जमीन बेचो, कुछ और करो। क्यों? मजदूर मिल ले रहे, कैसे करें? सबसे पहले तो हमारे श्रमिक धन खत्म हो गया है। कोई सरकार बोले आके पुरावा दे दे, हम बताते हैं। अब बोलते देते हैं, लाओ ना, आपने सारी व्यवस्था की, आप चांद पे भी चले गए। तो जहां बेरोजगारी है वहां के लोगों को लाइए, शेड बनाइए। ऐसी गौशर की जमीन तो आप दबा के बैठे ही हो, वो तो आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने संभाल रखी है, गाय के लिए तो आप दे नहीं रही हो भूमि। तो वहां उनको बसाइए, गांव को मजदूर मिल जाए। हर गांव के पास में 100, 150, 200 मजदूर लाके अब रखिए, उनको रोजगार मिल जाएगा। यहाँ किसान को जो अच्छा काम कर रहा है उसको मजदूर, अरे मजदूरी के अच्छे मजदूर नहीं मिलने से भी बहुत सारी की खेतियों में नुकसान होता है। मैं खुद हूं, मैंने 8 लाख रुपए खोए 2 साल में, 7 बीघे जमीन पे। सोचिए, उसमें थोड़ा डेवलपमेंट भी था। मूलतः खेती को लेकर मैंने गोबर डाला, 300 ट्रैक्टर,
अरे ट्रैक्टर नहीं, वो 409 जो ट्रक आती है टाटा की, वो डाला था। तो अच्छे भाव से सब कुछ किया, नहीं मिला, जमीन का टेस्ट भी किया, सब चीज उसके जो साइंटिफिक वे में चला। तो किसानों के लिए मेरा एक ही निवेदन है कि भैया हर साल आपको ये पता चले कि आपकी धरती माता की तंदुरुस्ती क्या है। आप तंदुरुस्त ये करेंगे, ये मार्केटिंग मैन लोग आएंगे, आप सोयाबीन उगाओ, मेरे को पुणे भेज दो, मेरे को वहां भेज दो, मैं 65 रुपए के हिसाब से तुमको रोकड़ा दे दूंगा। वो क्या करते हैं, वो 65 का लेंगे, 130 में बेचते हैं। वो बोलेंगे नहीं, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं 15 साल व्यापार में रहा हूँ, होलसेल और डिस्ट्रीब्यूटर सारी चीज से मैं जानकार हूँ, मार्केटिंग से। ये कृषि का मैंने कोई मार्केटिंग की नहीं है, लेकिन जानता हूँ सिस्टम क्या है, फंडा एक ही होता है, सबका मैकेनिज्म एक ही है। तो किसान सबसे पहले अपनी धरती का, अपने खेतों का वो ये करे कि भाई मेरा तंदुरुस्ती क्या है, उस हिसाब से फिर करें, और किस क्रॉप क्या लगाने से मेरा फायदा होगा। कोई आके सिखा जाए हम 65 रुपया सोयाबीन लेंगे, तो भाई साहब वो आपकी लागत देखने, लागत का तो कोई सिखाता नहीं है। बोल जाते हैं हर कोई है, क्योंकि मैं भी नवसारी वगैरह, हमारे यहाँ पे गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ एक बार हमारे गवर्नर जो आज भी है देवराज जी, वो आए थे, मैं गया था 2 बार, सुन के आया। मैं सारे विषय में मैं करता नहीं, लेकिन मैं ज्ञान सब लेता रहता हूँ। अंत में तो मैं किसान का ही हूँ ना। जी बहुत तो अच्छा ऐसा किशोर है। जी। और अब सदन की कार्यवाही यहीं पे स्थगित करते हैं, टाइम बहुत हो जय गया गौ है। माता, मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जी जी जी। गौ माता को प्रणाम आज करते हुए, है ना। आज की योगशाला बहुत अच्छी रही, और आज सभी अतिथियों ने जैविक के ऊपर चर्चा की। और अब जो है आज सदन की कार्रवाई यहीं पे समाप्त की जाती है। फिर कल नए जोश के साथ, नए अतिथि के साथ कल सुबह मिलेंगे। आदरणीय, जी ओम प्रणाम। आदरणीय, मैं अपने आदरणीय, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। मैंने जो बात छोटी सी रखी, सीधी साधी टेढ़ी मेढ़ी, क्या मेरी प्रस्तुति करने का सही है क्या, मेरा प्रयास सही था क्या? मैं इतना आपके व्यक्तिगत विचार चाहता हूँ जानना। नहीं, वो ठीक आपने रखी, लेकिन आज का जो उद्देश्य था वो जैविक के ऊपर था, ठीक है ना। हाँ समझ कि गए, आपको जो जैविक के जैविक। विषय में बताना है कि जैविक की तरफ जो किसान बढ़ रहे हैं वो कहाँ पे, जैसे आपने मिट्टी परीक्षण का वो बताया, वो बहुत अच्छा बताया। बाकी ये अच्छा, पुल गिर रहे हैं, ये वो, इससे कोई मतलब नहीं सदन को, ना क्योंकि ये ना आज ना का वो, कार्य नहीं था। ये किसी दिन दिया जाएगा, तो फिर आप उस दिन बताइएगा कि कहाँ का ना ना पुल गिर रहा है, क्या है, ये सुनिए, रहता है। ना ना पुल आज गिर का जाए, मेरे को उद्देश्य उससे का मेन पॉइंट था जैविक खेती। नहीं। आज रमेश भाई ने जो बताया, जो सिस्टम व्यवस्था, जो किसानों को सही मार्गदर्शन, सही ज्ञान, जो जिससे उसका भला हो, वो पिरसा नहीं जाता है। बातें होती हैं स्टेज पे, बड़े बड़े वक्ता आ जाते हैं, बोल के चले जाते हैं। मैं विषय आपके समझ गया था, जैविक पे ही मुझे लाना। मैंने कि नहीं करी, मैंने 10-12 जन किसानों को नो हाउ दे के उनको जैविक की तरफ मुड़ के, हेलो आज भी वो कर रहे हैं। किशोर भाई जो सुनिए 1 मिनट आप। मैं ये कहना चाहता हूँ, अपन जैविक खेती पर चर्चा कर रहे हैं, किसान जैविक खेती पे कैसे आगे बढ़े, इसको कैसे आगे बढ़ाए, और जैविक खेती ना करने के कारण किसानों का जो स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, हर जी हाँ। किसान हर घर में हर बीमार हो रहे हैं, इसी पे चर्चा होना था आज। आप ये पुल पे और सरकार पे लेके चलेगा, ये गलत था। ये जैविक ना खेती पर फोकस था पूरा, और ना जैविक पर ही चर्चा करना था पूरा इसमें। तो जी ओम। सुनिए सुनिए, मैंने रमेश भाई के एक पॉइंट को पकड़ा था, उस आधारित कुछ हमारी व्यवस्थाओं की त्रुटियां को मैंने रखने का कोशिश किया था। मैं जैविक पे ही आना था। मैंने एक बार भी खेती जैविक नहीं की है, लेकिन मैंने 10-12 किसान यहाँ पे मेरे जान पहचान वाले हैं, वो आज कर रहे हैं। मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैंने सुन सुन के सारा नो हाउ उनको प्रोवाइड किया था, उनको प्रेरणा देके मैं कर चुका हूं 20 साल पहले ये बात काम को। मैं कर नहीं रहा हूं, आदरणीय देखिए मैं स्पष्टता करता हूं, तो मैं सभी आदरणीय वैसे बोल सकता हूं। 2 मिनट में तो आदरणीय बात नहीं किशोर रख भाई, पाऊंगा ना। हाँ जी, हाँ आदरणीय जी, हाँ जी। किशोर भाई, हाँ आप जो बात कर रहे हैं, जैसे एक पुल गिरने की आज पूरे हिंदुस्तान में मर्दाना और स्वाभिमान तक गिर चुकी है पूरी तरह से, और आप एक पुल बिल्कुल क्यों नहीं सही गिरने की कहा अब बात आपने। कर रहे हैं? सदन का टाइम खत्म हो चुका है, तो जी चलिए जी चलिए, प्लीज आज रहने शरद मैं भैया, अपनी वाणी को विराम लेता हूँ। बोलूंगा कि कभी हम शरद लोग भैया आप अपना लिंक समाप्त कीजिए, लिंक शरद के भैया आप आधार पर समाप्त सबको कीजिए, और ये बंद कर चर्चा दें। चलना हम चलते रहे दूसरी उनकी। गोष्ठी में करेंगे, या हम जी व्यक्तिगत बात कर सकते हैं इस गोष्ठी से बाहर निकल के, है ना। जी जी जी। हाँ, कोई बात नहीं है, जो जो नियम है उसका पालन करना पड़ेगा। और मैं तो अंतिम में आया, बस आपने 2 बात मेरे को बोलने का भी मौका दिया, बस आपका धन्यवाद। फिर जब अगला लंबा समय मिलेगा तब बोलूंगा। तो मैं ये नहीं है, कुछ चीज है कि क्या हो रहा है उस पे मैं था, पूरी व्यवस्था पे बात कर रहा था। और जैविक पे भी मेरे पास है, अध्ययन किया हुआ है,
प्रैक्टिकल मेरा नहीं है, लेकिन वो कर रहे हैं, मेरे को खुशी इसलिए मैं इसमें